हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। की हाल चाल भाई। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। ये चैप्टर आपके लिए एक सपोर्टिंग चैप्टर का काम करेगा आने वाले हर चैप्टर के लिए, चाहे वो चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, इवन डिसोल्यूशन में भी। लेकिन डिसोल्यूशन में उतना ज़्यादा काम नहीं करता है, लेकिन बाकी हर एक चैप्टर में आपके लिए आने वाले हर एक चैप्टर में इसका इंपॉर्टेंस है। दैट्स वाई हम इसको सेकंड नंबर पे पढ़ते हैं। और टीएस ग्रेवाल की जैसे कि आपके पास बुक होगी तो उसमें भी ये सेकंड नंबर पे दिया होगा। तो ये चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चाहे वो कोई सा भी चैप्टर हो पार्टनरशिप का। इसीलिए हम इस चैप्टर को बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से करने वाले हैं। आज हम कुछ जो भी इससे रिलेटेड थियरी कॉन्सेप्ट है और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप हमारे साथ लाइव क्लास में चैट के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं, या फिर आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्रज्ञान कॉमर्स, वहां से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और फ्री टेस्ट सीरीज का फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के इस चैप्टर को। सबसे पहले हम गुडविल के कॉन्सेप्ट्स की अगर बात करें तो व्हाट इज गुडविल। अगर आपने गुडविल का, अगर मैं इस तरीके से देखूं तो गुडविल जो वर्ड है वो दो चीजों से मिलकर बना है, या तो गुड और विल। गुड का मतलब होता है अच्छा, ठीक है, और बिल का मतलब तुमने सुना ही होगा, इच्छा होता है। ठीक है, इच्छा लड़की का नाम भी होता है। ठीक है, तो अच्छा और इच्छा किसी बिजनेस को लेकर अगर आम पब्लिक में उसके प्रति इच्छाएं अच्छी हैं उससे रिलेटेड, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यापार की एक गुडविल है, मार्केट में रेपुटेशन, मार्केट में उसका बोलबाला या पॉजिटिव इमेज को हम कह सकते हैं गुडविल। तो ये जो चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हम उस इमेज का कैलकुलेशन करने वाले हैं। अगर आप आगे आने वाले कुछ चैप्टर्स हम देखेंगे जिसमें चेंज इन पीएसआर है, एडमिशन है, रिटायरमेंट और डेथ, इन चैप्टर्स में आप एक चीज देखोगे कि या तो किसी का आना होगा, किसी का जाना होगा, या रेशियो चेंज हो रहा होगा। इन सब केसेस में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जरूरत क्यों पड़ेगी उसका हम एक लॉजिक समझते हैं। क्योंकि एक तो पहली चीज ये इंटेंजिबल एसेट्स है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई पार्टनर अपना हिस्सा छोड़ रहा है या किसी और को दे रहा है या कोई उसका हिस्सा ले रहा है, तो प्रॉपर्टी के साथ साथ ब्रांड भी ट्रांसफर हो रहा है या ब्रांड की इमेज भी ट्रांसफर हो रही है। तो उस इमेज, जो हमने उस इमेज को क्रिएट किया है, जो सालों लगे उस इमेज को बनाने के लिए, तो उस इमेज के लिए कुछ ना कुछ पैसा तो हमको मिलना चाहिए। जैसे कि हम आगे आने वाले 3-4 चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें चेंज इन पीएसआर एक बड़ा चैप्टर होगा। ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर हम देखेंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है, रिटायरमेंट देखेंगे, रिटायरमेंट एंड डेथ देखेंगे। इन 3-4 चैप्टर्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, गुडविल का एक इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर सपोज करिए ये हमारा बिजनेस है और इस बिजनेस में हम 1/2 और 1/2 के दो पार्टनर हैं, एक का नाम है लाला और दूसरे का नाम है बाला। ठीक है, लाला और बाला प्रॉफिट को हाफ हाफ में रखते हैं, लेकिन साथ ही अब एक इमेज ऐसी बनती है कि लाला के साथ साथ एक पार्टनर की एंट्री और हो जाती है। लाला और बाला के साथ एक पार्टनर और आता है जिसका नाम है काला। ठीक है, अब काला को जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है, उस रेशियो को किसने दिया है, उसी प्रॉफिट में से लाला और बाला ने सेक्रीफाइस किया। तो अगर ये बिजनेस का टोटल प्रॉफिट है, टोटल इमेज है, तो इस इमेज का पर्टिकुलर पोर्शन किसने ले लिया है, काला ने ले लिया। एडमिशन का केस है, रिटायरमेंट में काला अगर जा रहा होगा तो वो छोड़ के जाएगा। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और आपने देखा भी होगा कि पार्टनरशिप डीड में बताया जाता है कि किस तरीके से वैल्यूएशन करेंगे। अगर नहीं बताया गया है तो फिर वो पार्टनर्स की म्यूचुअल कंसेंट से जो भी मेथड यूज होगा या जो भी मेथड पार्टनर्स चाहेंगे उस मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। तो मेनली गुडविल की जरूरत क्या है, गुडविल का जो नेचर किस टाइप का है, गुडविल की जरूरत क्या है, तो एक इंटेंजिबल एसेट्स है जिसको हम वैल्यू करेंगे आने वाले इन चैप्टर्स या इन सिनेरियो में। जब पार्टनर्स का मैंने चेक किए, ठीक है, चखे हैं, तो 20 रुपए के 4 समोसे बेच के वो तो फटाक से निकल जाता है और समोसे बढ़िया देखने में गर्म होते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, आप जब समोसा खोलते हो, ठीक है, समोसे को तोड़ते हो तो देखते हो उसके अंदर एक सिंगल आलू निकलता है। ठीक है, वो भी हल्का येलो रहता है, यानी उसमें मिर्च मसाला कुछ नहीं रहता। तो आपकी वो इमेज कैसी बनती है कि अगर ये दोबारा आया ना तो इससे मैं इसको या तो वापस कर दूंगा या फिर मैं ये समोसे इससे कभी जिंदगी में नहीं लूंगा। लेकिन वो भी जानता है कि ये कस्टमर दोबारा लौट के नहीं आने वाला, क्योंकि इस ट्रेन में जो बार बार रेगुलर जो ट्रैवल करता है वो तो मेरे से समोसे खरीदता ही नहीं है। मुझे कौन से कस्टमर मिलते हैं, जो पहली बार ट्रैवल कर रहे होते हैं और जिनको भूख भी लगी होती है। तो पॉजिटिव इमेज वही काम करती है जहां पे कस्टमर, हमारा रिपीटेटिव कस्टमर हम दिखते हैं, लौट के आता है, दोबारा आता है या फिर बार बार आता है। तो ऐसी इमेज को हम गुडविल की वजह से या इसकी वजह से गुडविल क्रिएट होती है। तो वैल्यू ऑफ द
reputation of the firm in respect of the profit expected in the future over and above the normal profit. ठीक है, ये इसकी अकाउंटिंग टर्म्स में एक प्रॉफिट है कि नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी को गुडविल कहते हैं। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? व्हाट इज द नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब हो सकता है वो प्रॉफिट जो एक बंदा रेगुलर टर्म में अर्न करता है, रेगुलर बेसिस पर अर्न करता है, उसको क्या कहते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, उसको नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। रेगुलर मतलब, या हम कह सकते हैं जो कोई भी बिजनेस इनिशियल स्टेज में अर्न कर सकता है उसको नॉर्मल प्रॉफिट कह सकते हैं। ठीक है, तो एक बार नॉर्मल प्रॉफिट को थोड़ा सा और डिटेल में डिफाइन कर देता हूं। एक ऐसा सपोज करिए आप, थोड़ी देर के लिए हम 4-5 बिजनेसेस की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ बिजनेसेस हैं। ठीक है, आपको कुछ इस तरीके से ये बिजनेस देखने को देखेंगे। यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ चार्ट्स बना रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये कुछ आपको देखने को मिलेंगे। ये बिजनेस 2020 में शुरू हुआ था, ये 2021 में शुरू हुआ था, ये 2023 में शुरू हुआ था, और ये 2026 में शुरू हो रहा है। ठीक है, अब मैं तुमसे कहता हूं कि ऐसा प्रॉफिट, ये बिजनेस अभी अभी न्यूली सेटअप हुआ है। कौन सा बिजनेस? ये वाला। ठीक है, इसका जो प्रॉफिट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये कहलाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। वो प्रॉफिट जो नॉर्मली कोई भी बिजनेस नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में अर्न कर सकता है। जैसे अगर मैं कहता हूं 50 लाख रुपए लगाकर 5 लाख का प्रॉफिट सब कोई अर्न कर सकता है, तो ये कहलाता है नॉर्मल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट कोई भी अर्न कर सकता है इनिशियल स्टेज में। और नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा अर्न करने की कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं? अब ये मत बोलने लगना कि सर वो थोड़ा सा ना ये हमको ऊपर दिख रहा है, मैं इसको, और वो एग्जैक्टली उस लाइन पे आना ही नहीं चाहता भाई साहब। ठीक है, तो यहां तक ये 5 लाख अर्न कर रहा है, ये 7 लाख अर्न कर रहा है, ये 9 लाख अर्न कर रहा है, और ये 11 या 15 लाख अर्न कर रहा है। तो जो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है उसको कहते हैं गुडविल। यानी कि आप कह सकते हो किस बिजनेस की गुडविल है? इसकी, इसकी भी गुडविल है, इसकी की गुडविल है, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। ये 15 लाख का मतलब 10 लाख का इसका जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न हो रहा है वो गुडविल की वजह से। ये 9 लाख का टोटल प्रॉफिट अर्न कर रहा है, जिसमें से 5 लाख का नॉर्मल प्रॉफिट है, तो 4 लाख का एक्स्ट्रा प्रॉफिट ड्यू टू गुडविल। ये 3 लाख का ड्यू टू गुडविल, और इसको भाई साहब को 5 लाख ही हो रहा है क्योंकि 2026 में ही स्टैब्लिश हुआ है, तो हम ये कहेंगे देयर इज नो गुडविल। किसकी? जो बिजनेस 2026 में स्टैब्लिश हुआ है। तो यहां पर ये जो डेफिनेशन है कि नॉर्मल प्रॉफिट से अबव या एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी को क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। तो कुछ हम यहाँ पे फीचर्स ऑफ गुडविल देखेंगे या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। तो सबसे पहला फीचर है कि इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल ब्रांड इमेज रेपुटेशन दिखती थोड़ी ना है। ठीक है, इसको फील या फिजिकल टच आप कर सकते हो क्या? नहीं ना, फिजिकली टच नहीं कर सकते, क्योंकि गुडविल एक इंटेंजिबल अदृश्य संपत्ति है जो दिखती नहीं है लेकिन होती है, जिसकी वजह से हमें बेनिफिट मिलते हैं, जिसकी वजह से हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करते हैं, लेकिन वो दिखती नहीं है। तो पहला इसका फीचर क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स। दूसरी चीज, इनसेपरेबल फ्रॉम द बिजनेस। अगर बिजनेस को खत्म करोगे तो गुडविल भी खत्म हो जाएगी, बिजनेस से अलग नहीं कर सकते। ब्रांड इमेज को ही हम गुडविल कहते हैं। ब्रांड ही खत्म हो गया, बिजनेस ही खत्म हो गया, तो गुडविल भी खत्म हो जाएगी। यानी अगर आपको गुडविल का बेनिफिट उठाना है, अगर गुडविल को सेल करना है, तो बिजनेस को एज इट इज सेल करना पड़ेगा, और साथ साथ में गुडविल भी ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, जैसे कुछ किसी कंपनी के हम बारे में बात कर लेते हैं। जैसे जब टाटा ने फोर्ड को एक्वायर किया था, फोर्ड का जो हिस्सा था रेंज रोवर और जैगुआर वगैरह का, तो जैगुआर की गुडविल भी किसके पास आ जाएगी? टाटा के पास आ जाएगी। ठीक है, अगर वो फोर्ड जो है वो इंडिया में, जैसे फोर्ड को इंडिया में खत्म कर दिया उसने, तो फोर्ड इंडिया जब इंडिया छोड़ के चली गई तो फोर्ड की गुडविल भी खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये चीज है। दूसरा है फ्लक्चुएटिंग वैल्यूज, क्योंकि गुडविल अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो गुडविल बढ़ती है, और गुडविल अगर खराब परफॉर्म करोगे तो गुडविल क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। दैट्स व्हाई हम गुडविल की वैल्यू को कभी हम स्थिर तरीके से या फिक्स नहीं बोल सकते, इसलिए गुडविल को नॉर्मली बैलेंस शीट में हम दिखाते भी नहीं है। उसका एक दूसरा रीजन भी होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा है सुपर प्रॉफिट जनरेटर होता है। सुपर प्रॉफिट जनरेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है, क्या है बेटा? एक्चुअल प्रॉफिट है, अगर एक्चुअल प्रॉफिट में से मैं नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देता हूं, तो ये सुपर प्रॉफिट कहलाता है। तो हम कह सकते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि अगर यहां पे मैं 5 लाख में से इस 15 लाख को माइनस कर देता हूं, तो जो 10 लाख बच रहा है, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल की वजह से क्या जनरेट होता है? गुडविल या सुपर प्रॉफिट जनरेट, या हम कह सकते हैं ड्यू टू द गुडविल सुपर प्रॉफिट जनरेट होता है। तीसरा और चौथा पॉइंट है हमारा कस्टमर्स लॉयल्टी बूस्टर है। अगर ये समझ लो जिस ब्रांड की गुडविल अच्छी है, उसका कस्टमर कहीं ना कहीं लॉयल होगा,
या हम ये इमेज मार्केट में क्रिएट कर सकते हैं, मार्केट में समझ सकते हैं कि जिस ब्रांड का कस्टमर लौट के उसी ब्रांड के पास जाता है, डेफिनेटली उसकी गुडविल होगी। दूसरा, हार्ड टू कैलकुलेट, क्योंकि इसके बहुत सारे मेथड होते हैं और अलग अलग मेथड से अलग अलग वैल्यूज आ सकती हैं, तो ये हमारे लिए डिफिकल्ट होगा कि कौन सा मेथड यूज करें, इसीलिए इसके मल्टीपल मेथड्स हैं। अब ये पार्टनर्स के बीच में डिसाइड किया जाएगा, या पार्टनर्स जिस मेथड से, देखो हमेशा अगर एक बिजनेस को खरीदने वाला क्या सोचेगा, ऐसे मेथड से कैलकुलेट करूं जिससे वैल्यू कम आए, और बेचने वाला क्या सोचेगा, ऐसे मेथड से कैलकुलेट करूं जिससे वैल्यू ज्यादा आए। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा, या बार्गेनिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा मेथड यूज करना है, दैट्स वाई। और दूसरी चीज, एग्जैक्टली कैलकुलेट करना इट्स नॉट पॉसिबल। जैसे आप जिस घर में या जहां पर स्टडी रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, इसको कैलकुलेट करने की अगर बात आए तो बताओ कितना होगा। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होगा, क्योंकि एक इंटेंजिबल एसेट्स है, तो उसको कैलकुलेट करना थोड़ा संभव नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। भाई गुडविल किस वजह से अफेक्ट होती है, या किस वजह से बिल्ड होती है, किस वजह से क्रिएट होती है, तो उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें से रीजन है लोकेशन। ठीक है, अच्छी जगह पर बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया आपने, किसी ऐसी जगह पर बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया जहां पर लोगों को पैर रखने की जगह नहीं है, या जहां पर लोगों को छोटा सा स्टॉल लगाने की जगह नहीं है, वहां पे आपके पास बड़ी सी दुकान है। तो भाई सीधी सी बात है, ऐसी जगह पे ब्रांड ऑटोमेटिकली क्रिएट, ब्रांड वैल्यू क्रिएट होती है। बट हाँ, आपको याद रखना, शॉर्ट टर्म की बात नहीं हो रही, लॉन्ग टर्म की बात होगी। ठीक है, आपको क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, वो अगला फैक्टर होगा। ठीक है, तो लोकेशन पहली चीज, तो आपको लोकेशन कैसी मिल गई, अच्छी, कहते हैं ना मौके की जगह खरीद लिया आपने। दूसरा क्या है, इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, हमने जो बंदों को रखा है, ठीक है, वो IIM से पास आउट है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से पास आउट है। तीसरी चीज क्वालिटी, भाई हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करते। ठीक है, जैसे आप खाने पीने की चीजों में देखोगे, क्वालिटी से जहाँ कॉम्प्रोमाइज किया, वहां पे ऑटोमेटिकली वो चीजें धीरे 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 खत्म ही हो जाती है। ठीक है, क्वालिटी बहुत अच्छी देते हैं। दूसरा है एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स। कई बार ऐसा होता है कि जिस कंपनी के पास जो हम कंपनी की बात कर रहे हैं, उसके पास कोई ऐसा पेटेंट्स लग गया हाथ में जिसको सिर्फ और सिर्फ वही बना सकती है, और उसकी मार्केट में बहुत डिमांड है। एग्जाम्पल के तौर पर भारत बायोटेक के पास जो कोवैक्सीन या कोवैक्स, दो वैक्सीन लगी थी कोविड की, उनका किसी एक का पेटेंट था। तो भारत कोवैक्स, जो भारत वैक्सीन या जो फर्म थी फार्मा कंपनी, उसके पास जब किसी कंपनी का या किसी ब्रांड का या किसी का पेटेंट हाथ लग जाता है, जिसको बना, डिमांड तो मार्केट में डिमांड तो बहुत होगी, बनाएंगे सिर्फ हम, तो ऑटोमेटिकली उसकी गुडविल बन जाएगी या गुडविल क्रिएट होगी। दूसरा, लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। कहते हैं ना, ये दुकान हमारे दादाजी की थी, दादाजी ने मेरे पापा को ट्रांसफर की और अब मैं चला रहा हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जितना लंबा बिजनेस होगा, जितने लंबे समय से बिजनेस चल रहा होगा, उसकी इमेज मार्केट में उतनी अच्छी होगी, अगर वो मतलब कस्टमर को सेटिस्फाइड करते हैं। दूसरा लास्ट है एम्प्लॉयज ऑफ द फर्म। ठीक है, फर्म के एम्प्लॉय फर्म की नींव होते हैं। देखो फर्म के एम्प्लॉयज को आप सेटिस्फाइड नहीं कर सकते कि बिजनेस इन चीजों की वजह से चलता है, एम्प्लॉयज की वजह से नहीं चलता। एम्प्लॉयज का लॉयल होना, एम्प्लॉयज का मतलब कह सकते हैं कि एक अच्छा एम्प्लॉय ब्रांड बिल्डिंग में बहुत मदद करता है। ठीक है, अगर कस्टमर दुकान पे पहुंचा और सेठ जी दुकान पे जो है ना, एम्प्लॉयज को बड़ी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बुला रहे हैं, और कस्टमर के सामने हो रहा है, आजकल के एम्प्लॉय सुनते ही नहीं है, नालायक हैं, ये है वो है, तो आपके दिमाग में भी क्या चीज जाएगी कि यार ये सेठ जी जो है ना, एम्प्लॉयज को ज्यादा पकाता होगा, या आजकल जो है ना, अब सेठ जी के यहाँ आके हमारा टाइम खराब हो रहा होता है, तो हम अगली बार से नहीं आएंगे। तो यहाँ से कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज का लॉयल होना, एम्प्लॉयज का मतलब कह सकते हैं कि आज्ञाकारी होना, ओबिडेंटली होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज ब्रांड धीरे 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 गर्क में चला जाएगा, ब्रांड गुडविल की जगह बैडविल क्रिएट हो जाएगी मार्केट में। वहां मत जाना। आप किसी रेस्टोरेंट में गए होंगे, आपने देखा होगा बहुत स्लो सर्विस, आप फीडबैक में लिख के आते हैं ना, टू स्लो। ठीक है, स्लो सर्विस। या हम कई बार देखते हैं खाना खाने के लिए बैठे हैं, हमने 3 चपाती तो आगे टाइम पे अगली 3 मंगाई हैं, अभी 10 मिनट हो गए आया नहीं है, बोला सर लोग नहीं है हमारे पास, काम करने वाले नहीं। तो ऐसे केस में क्या होता है, स्लो सर्विस का फीडबैक तो आप दोगे ही दोगे, अगली बार से आप वहां नहीं जाओगे। तो ये बहुत जरूरी है कि एम्प्लॉयज हमारे लॉयल होने चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, फास्ट सर्विस देने वाले होना चाहिए, अदरवाइज कस्टमर अपनी जगह चेंज कर लेगा। और पुराने कस्टमर को अपनी जगह पे बुलाना ही तो गुडविल की एक निशानी है। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स थे या ये फैक्टर्स थे। अब नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हम एक्चुअली गुडविल का वैल्यूएशन क्यों कर रहे हैं। गुडविल का वैल्यूएशन जैसे मैंने बताया कि आने वाले हम हर एक चैप्टर में देखेंगे, चाहे PSR हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ, इन सब के लिए हमको गुडविल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एसेट्स ट्रांसफर नहीं करते किसी दूसरे को, या सेल ऑफ बिजनेस के तौर पर, आप साथ साथ में
ब्रांड इमेज भी ट्रांसफर कर रहे होते हो, दैट्स व्हाई वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे व्हेन देयर इज एन चेंज इन पीएसआर, पहला ही हमारा अगला जो चैप्टर होगा चेंज इन पीएसआर, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज आ जाना, ठीक है। जैसे कि मैंने बात की, ये आपका प्रॉफिट रेशियो था हाफ हाफ, ठीक है, हाफ हाफ रखते थे, लेकिन अब सिनारियो कुछ ऐसा हो गया 2/3 इसका रहेगा, 1/3 इसका रहेगा। तो जो इसने अपना हिस्सा जो इतना जो ट्रांसफर किया है, इतना जो हिस्सा ट्रांसफर किया है किसने, अगर ए ने अपना हिस्सा या लाला ने अपना हिस्सा बाला को ट्रांसफर किया है, तो भाई इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए जो पोर्शन किसको मिल गया है अब, ठीक है, ये वाला पोर्शन अगर ट्रांसफर कर दिया है, तो इस पोर्शन के लिए एसेट्स के साथ साथ हम क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ब्रांड वैल्यू भी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हमको गुडविल की रिक्वायरमेंट होगी। व्हेन द न्यू पार्टनर्स एडमिटेड, ठीक है, नया पार्टनर, अगर भाई पहले हमारे पास 2 पार्टनर थे, ठीक है, एक लाला था एक बाला था, ठीक है, और अब एक काला की एंट्री हो रही है, किसकी एंट्री हो रही है भाई, काला की एंट्री हो रही है। अगर काला की एंट्री हो रही है तो सीधी सी बात है हमको गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि काला एग्जिस्टिंग बिजनेस में एंट्री ले रहा है। तो यार इतने दिन से जो हमने ब्रांड वैल्यू क्रिएट की है उसका फायदा ऐसे ही ले लेगा, नहीं ना, उसकी वैल्यूएशन करेंगे और उससे गुडविल का हिस्सा मांगेंगे। अब अगर रिटायरमेंट हो रहा है, ठीक है, रिटायरमेंट में क्या हो रहा है, 3 पार्टनर्स थे, ठीक है, वही लाला बाला और काला, ठीक है। अब लाला की उम्र ज्यादा हो गई थी, लाला की उम्र ज्यादा हो गई थी, तो लाला चल बसे, या लाला घर जा रहा है, बैक टू होम, लाला कहाँ जा रहा है, अपने घर जा रहा है। इस केस में रिटायरमेंट कहलाता है, और रिटायरमेंट के केस में अब लाला अब जाएगा, तो जो इतने सालों से उसने ब्रांड क्रिएट किया है, ब्रांड वैल्यू क्रिएट की है, इमेज गुड इमेज मार्केट में बनाई है, पॉजिटिव इमेज मार्केट में बनाई है, उसका कोई बेनिफिट नहीं लेगा, नहीं लेगा ना, तो वो अपनी गुडविल इनको सेल करके जाएगा। और इस केस में पहले पता तो चले गुडविल है कितनी। लास्ट, सेकंड लास्ट, इसके अलावा हमारा क्या है, अगर बिजनेस को आप एज इट इज आप क्या कर रहे हो, बिजनेस को सोल्ड आउट कर रहे हो, ठीक है, रिटायर और डेथ, हाँ डेथ, डेथ समझना, डेथ में कहाँ चला जाता है, भगवान के घर, कहाँ जाता है बेटा, भगवान के घर जाता है वो, ठीक है। तो या तो घर जा रहा है या भगवान के घर जा रहा है, भगवान घर जा रहा है तो रिटायरमेंट ले रहा है, भगवान के घर जा रहा है डेथ हो गई, दोनों ही केसेस में हम यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करेंगे। अगर बिजनेस को आप सोल्ड आउट कर रहे हो, जैसे हमारी जो लाला बाला फर्म और काला एलबी के फर्म थी, ये ठीक है एबीसी ने खरीद ली, ठीक है, एबीसी को सोल्ड आउट हो रही है, अगर बिजनेस को एज इट इज सोल्ड आउट किया जाएगा तब भी गुडविल की जरूरत पड़ेगी। पता तो चले हमारी ब्रांड की वैल्यू क्या है, उस वैल्यू को ही तो हम एबीसी से चार्ज करेंगे। व्हेन 2 और मोर फर्म्स अमलगमेटेड, ठीक है, लाला बाला काला का जो फर्म है, ठीक है, वो एबीसी के साथ मर्ज हो रहा है, इस केस में एबीसी की गुडविल भी कैलकुलेट होगी और लाला वाला काला की फर्म की गुडविल भी कैलकुलेट होगी, और दोनों को मिलाकर एक नई फर्म बनाई जाएगी, और इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी गुडविल की। इसके अलावा व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू द कंपनी, जब कंपनी में कन्वर्ट होती है तो आपकी गुडविल कहीं ना कहीं आपके एसेट का हिस्सा होती है, उस केस में भी आपकी जो नेटवर्थ निकालने के लिए गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए, नेटवर्थ निकालने के लिए गुडविल का वैल्यूएशन किया जा सकता है। तो सबसे ज्यादा इसमें जरूरी है शुरुआत की 3 कंडीशंस, बाकी क्योंकि हमारे बिजनेस में सोल्ड आउट का केस भी नहीं मिलेगा, अमल कमीशन हमारे सिलेबस में है नहीं, और कंपनी का कन्वर्जन भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये लास्ट के 3 केस आपको नहीं मिलेंगे, स्टार्टिंग के 3 केस हमारे सिलेबस में होंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि गुडविल का वैल्यूएशन कब कब किया जा सकता है। तो सिंपली चेंज इन पीएसआर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, ये 4 केसेस आप याद रखिएगा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमलगमेशन ऑफ फर्म सोल्ड आउट एज अ कंटिन्यूइंग बिजनेस या गोइंग कंसर्न बोलते हैं, या कन्वर्टेड इनटू द कंपनी, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। लास्ट के 3 हमारे सिलेबस में देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेचर ऑफ गुडविल। नॉर्मली गुडविल का नेचर या स्वभाव, ठीक है, नेचर का मतलब हम कह सकते हैं स्वभाव, स्वभाव कैसा है भाई, ठीक है। नेचर ऑफ गुडविल, सबसे पहले गुडविल इज एन एसेट, लोग उसे एक संपत्ति मानते हैं। संपत्ति मतलब सीधी सी बात है, जैसे नॉर्मल दूसरे टेंजिबल एसेट्स होते हैं, अब अगर आप इंटेंजिबल एसेट्स की लिस्ट देखोगे तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आपको क्या दिखेगा, गुडविल, क्योंकि सबसे ज्यादा हम यही पढ़ते हैं। 11th में भी हमने पढ़ा होगा, 12th में भी, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, रॉयल्टी राइट्स, ये सब हमने पढ़ा होगा, बट गुडविल एक कॉमन हमारी इंटेंजिबल एसेट्स है, और इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे दूसरे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हमें प्रॉफिट अर्न करने में मदद करते हैं, गुडविल भी हमें एक्स्ट्रा नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में मदद करता है। नॉर्मल अगर इतना है और हम इतना अर्न कर रहे हैं, तो जो बीच वाला गैप है ना, ये गैप क्या है, ड्यू टू द गुडविल है, ठीक है, जिसको हम सुपर प्रॉफिट भी कहते हैं। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल दिखती थोड़ी ना है, ठीक है, जिसको छू थोड़ी नहीं सकते हैं, जैसे धुआं होता है, ठीक है, ये क्या निकल रहा है ना, धुआं, कौन सा वाला, अगरबत्ती का धुआं है मेरे भाई, गलत मत सोच, ठीक है। तो इस धुएं को आप क्या कर सकते हो, दिख तो एटलीस्ट धुआं तो दिख भी रहा है, बस वो मैंने आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए बताया, एटलीस्ट ये दिख तो रहा है, बट इंटेंजिबल और इनविजिबल कह सकते हो, जो ना तो दिखती है और ना ही जिसको आप छू सकते हो,
ठीक है, धुएं को भी आप छू थोड़ी सकते हो, छू के रोक थोड़ी सकते हो, पकड़ थोड़ी ना सकते हो, टच थोड़ी कर सकते हो, बस आपको दिख रहा है सामने से, जैसे वो थोड़ा हवा चलेगी हट जाएगा। लेकिन गुडविल जो है एक इंटेंजिबल और इनविजिबल एसेट है, जिसका वैल्यूएशन दैट्स व्हाई इट्स हार्ड टू कैलकुलेट। ठीक है, उसको कैलकुलेट करना इजी नहीं है। गुडविल इज एन सेलेबल एसेट्स, इसलिए तो हम वैल्यू कर रहे हैं गुडविल को। अभी मैंने आप पहले ही बताया कि एज अ गोइंग कंसर्न अगर आप अपने बिजनेस को सोल्ड आउट कर रहे हो तो कैलकुलेट कर सकते हो। जरूरी नहीं कि पार्टनरशिप में ही गुडविल हो, सोल प्रोपराइटर की भी गुडविल होती है। एक सोल प्रोपराइटर भी तो सालों से अपना बिजनेस कर रहा है और उस बिजनेस को सेल करके किसी को जा रहा है, तो वो ब्रांड वैल्यू का भी तो पैसा लेगा ना। तो इसीलिए गुडविल के ये सब नेचर है। ठीक है, दूसरी चीज क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल दो पार्ट में क्लासिफाई की गई है। याद रखना, गुडविल बैलेंस शीट में कब दिखाई जाती है? तब दिखाई जाएगी, देखो दो टाइप की गुडविल होती है, एक होती है सेल्फ जनरेटेड मेरे साथ के पास में होगी, और दूसरी होती है परचेस्ड गुडविल। अगर आपने किसी गोइंग कंसर्न बिजनेस को खरीदा है, लाला वाला काला ने एबीसी के बिजनेस को खरीदा, तो एबीसी की जो टोटल एसेट थी, फिजिकल एसेट जो थी, वो 10 लाख की थी, लेकिन हमने उस बिजनेस को 15 लाख में खरीदा, तो 5 लाख रुपए जो हमने एक्स्ट्रा दिए वो किसके लिए दिए? गुडविल के लिए दिए, और इसी को कहते हैं परचेज्ड गुडविल। ठीक है, तो नॉर्मली बैलेंस शीट में कौन सी गुडविल दिखाई जाएगी? कहा जाता है कि नॉर्मली बैलेंस शीट में जो गुडविल दिखेगी वो कौन सी होगी? परचेज्ड गुडविल होगी। हम यहाँ पे जो गुडविल दिखाएंगे वो कौन सी गुडविल होगी? परचेज्ड गुडविल होगी, जैसे मैंने बोला 5 लाख रुपीज। दूसरा एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। लाला एंड बाला ने अपना बिजनेस 2020 में स्टार्ट किया था, कोविड में। ठीक है, कोविड में जब बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन जब लाला एंड बाला, ठीक है, लाला एंड बाला ने बिजनेस स्टार्ट किया था 2026 में, 6 साल बाद काला की एंट्री हो रही है। किसकी एंट्री हो रही है? काला की एंट्री हो रही है। अब काला 2026 में आ रहा है, अब 26 में हमको गुडविल की जरूरत पड़ी, तो ये कहलाती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसीलिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल को नॉर्मली बैलेंस शीट में नहीं दिखाना चाहिए। बस जो भी गुडविल होगी उसी टाइम पे एडजस्ट कर देना चाहिए, या सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में आगे हम बढ़ेंगे। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन सी गुडविल को दिखाते हैं, तो आपका आंसर होगा फर्स्ट, परचेज गुडविल को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाया जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परचेज गुडविल क्या होती है? परचेज गुडविल इज दैट गुडविल फॉर विच द फर्म हैज पेड कंसिडरेशन। ठीक है, अंडरलाइन दिस वर्ड, जिसके लिए हमने कुछ कंसिडरेशन पे किया है, इन कैश और काइंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ बिजनेस इज परचेज एंड परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट। आपने कहा मैं 10 लाख का फिजिकल एसेट खरीद रहे हो और आप 12 लाख या 15 लाख दे रहे हो, तो जो कुछ आपने एक्स्ट्रा पे किया दैट इज assets minus liability, the difference amount is the value of purchased goodwill. And feature of purchased goodwill क्या होते हैं? It is normally arise on the purchase of a business. पहली चीज तो नॉर्मली कब अराइज होगी? जब हमने किसी बिजनेस को परचेज किया होगा। दूसरा, since the consideration is paid for it, it may be recognized, ये इंपॉर्टेंट है वर्ड, इट मे बी रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। आप उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा सकते हो, बट हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि एज सून एज पॉसिबल। अदर एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स की तरह इसको भी अमोर्टाइज कर देना चाहिए मैक्सिमम 10 ईयर्स में। ठीक है, तो वो अलग चीज है। इट इज शोन इन द बैलेंस शीट एज एन एसेट। ठीक है, अब परचेज गुडविल को आप बैलेंस शीट में एज एन एसेट दिखा सकते हो। दूसरा, फोर्थ है, वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्या है? बहुत सारे फैक्टर्स पर, बहुत सारे मेथड्स पर डिपेंड करता है असेसमेंट, बट इट इज असर्टेन्ड when both purchaser and seller agree to its valuation। मैंने कहा था ना, ये बार्गेनिंग पे डिपेंड करेगा भाई, ये किसी एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन बार्गेनिंग, या पर्सन टू पर्सन, बायर एंड सेलर जिस मेथड पे एग्री हो जाए। अभी हम देखेंगे बहुत सारे मेथड होते हैं, तो बायर क्या चाहेगा? ऐसे मेथड से कैलकुलेट करता हूं जिससे वैल्यू कम आए, और सेलर क्या सोचेगा? ऐसे मेथड से कैलकुलेट करता हूं जिससे वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, सपोज करना ये रिंग है मेरा, मैं इसको मार्केट में बेचने जा रहा हूँ, मैं क्या चाहूंगा? ज्यादा में बिके। और तुम क्या चाहोगे? तुम अगर ज्वेलर हो तो तुम क्या चाहोगे? सस्ते में खरीद लेता हूं, फिर महंगे में बेचूंगा। तो ये क्या है? बायर पर्सपेक्टिव और सेलर पर्सपेक्टिव दोनों का डिफरेंट होता है ना। बायर चाहता है सस्ता मिले, सेलर चाहता है महंगा। अब अलग अलग मेथड होंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि सेलर को पता है चारों मेथड, बायर को नहीं है, बायर को पता है सेलर को नहीं, दोनों को होंगे। इसलिए दोनों पर डिपेंड करेगा कि कौन सा मेथड। इसीलिए इसका जो है ना, वैल्यूएशन सब्जेक्टिव है, मतलब कंडीशनल है कि भाई आप दोनों के बीच में क्या डील हो रही है। फिर इसके बाद क्या है? इट इज अमोर्टाइज एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ठीक है, आप इसको जितनी जल्दी हो सके आप इसको राइट ऑफ कर देना बुक्स ऑफ अकाउंट में, और इसकी यूजफुल लाइफ जितनी है उतनी तक। एक यूजफुल लाइफ का मतलब ऐसा भी होता है, अगर मैं ए बिजनेस को खरीदता हूं जो बहुत पुराना है, और बी बिजनेस में अपना डेवलप कर रहा हूं, माना कि ए बिजनेस यहां है, बी बिजनेस यहां है, लेकिन अगर वो जमाना गए जब फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता था, आजकल जमाना फास्ट मूवर का है, कौन कितनी तेज उड़ता है। धीरे धीरे ये भी आगे बढ़ेगा, ये भी आगे बढ़ेगा, लेकिन ये एक कदम आगे बढ़ता है और ये 2 कदम आगे बढ़ता है। इसका मतलब क्या है? एक टाइम ऐसा आएगा ना जब दोनों बिजनेस इक्वल पे आ जाएंगे,
तो जिस दिन मैं इक्वल आ जाऊंगा वो टाइम ड्यूरेशन में मैं मुझे क्या कर देना, इसको राइट ऑफ कर देना। यानी मुझे पता है कि अगर मैं एक रनिंग बिजनेस को खरीदता हूँ जिसका बेनिफिट मुझे 5 सालों तक मिलेगा, तो आपको गुडविल को 5 साल में राइट ऑफ कर देना है। तो 5 साल बाद तो मैं अपना ब्रांड बनाऊंगा, वो भी उसी लेवल पर होगा जिस लेवल पर ये मैं एग्जिस्टिंग ब्रांड खरीदा। सपोज करिए एग्जिस्टिंग ब्रांड यहाँ पर है और आपका ब्रांड यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, और ये हाईएस्ट लेवल पर है, मैच्योर लेवल पर, इससे ऊपर जा ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? तो आप यहां पर कितने सालों में पहुंच जाओगे, यहां तक पहुंच जाओगे सपोज करो आप 5 साल में, तो 5 साल में गुडविल को राइट ऑफ कर दो। यूजफुल लाइफ कुछ इस तरीके से निकाली जा सकती है, ठीक है। और ये सब कुछ सब्जेक्टिव है, याद रखना, क्योंकि बहुत सारी चीजें अकाउंट्स में एस्टिमेशन पर बेस्ड होती है। फिर है वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स अपॉन द परचेजर एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट, ठीक है। परचेजर के फ्यूचर प्रॉफिट्स के एक्सपेक्टेशन पर डिपेंड करेगी गुडविल की वैल्यू, कि मैं कितने साल तक इसका फायदा उठाऊंगा। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। अब आते हैं हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में। सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो जो बिजनेस हमने स्टार्ट किया था, हम ही उसके पहली ईंट रखने वाले थे, यानी कि वी आर द फाउंडर ऑफ दैट बिजनेस। तो यहाँ पर जो गुडविल कैलकुलेट की जाएगी, अगर जरूरत पड़ने पे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या चेंज इन बीएसआर के केस में, उसको हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल बोलते हैं। और यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट में इस गुडविल को कभी नहीं दिखाया जाता, ठीक है। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज द गुडविल विच इज नॉट परचेज फॉर अ कंसिडरेशन बट इट इज अर्नड, हमने जैसे कमाया है, जैसे अर्न किया है बाय द एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट और पार्टनर्स, if it is an internally generated goodwill which arise from the number of factors such as, हम बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, favorable location, efficient management, good quality of product, etc. that a running business possesses due to which it is able to earn higher profit, ठीक है। ये वो गुडविल है जो हमने खुद क्रिएट की है, जिसकी वजह से हमको एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी अर्न होता है। तो इस गुडविल को कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाते, क्योंकि इसके लिए आपने कोई भी कंसिडरेशन पे नहीं किया होता है, क्योंकि बिजनेस के फाउंडर ही आप थे, इससे पहले ये बिजनेस था ही नहीं। तो इसको कभी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाया जाता। इसके क्या फीचर्स हैं? इट इज जनरेटेड इंटरनली एंड जनरली ओवर द इयर्स, ठीक है। इट्स वैल्यूएशन इज सब्जेक्टिव, असेसमेंट ऑफ द वैल्यू बीइंग नॉट बेस्ड ऑन एन एविडेंस, हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि हमने कितनी इतने की गुडविल होगी। तो इसके लिए हम कुछ बेसिस हम लोग देखेंगे। एज पर AS 26 prescribed that the self generated goodwill is not recognized मतलब बैलेंस शीट में नहीं दिखाई जा सकती, as an asset that is not accounted in the books of account। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 रोक लगाता है कि अगर आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो उसको आप वैल्यू कर सकते हो, आप उस पार्टनर से सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो में एडजस्ट कर सकते हो, बट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज यानी कि शो नहीं कर सकते हो, बैलेंस शीट में आप इसको शो नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये बैलेंस शीट रही, ये बैलेंस शीट में आप यहाँ पर गुडविल को शो नहीं कर पाओगे, ठीक है। इट्स नॉट रिकॉग्नाइज एज एन एसेट बिकॉज इसके लिए आपने कोई कंसिडरेशन पे नहीं किया है। तो सर फिर तो हमको नुकसान हो जाएगा, हम अपनी बुक्स में नहीं दिखाएंगे, हमें तो बड़ा नुकसान होगा, हम उसकी वजह से प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे। अरे भाई इंटेंजिबल एसेट्स है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है जब तक कि आप बिजनेस को या तो सेल नहीं कर रहे हो, या किसी पार्टनर का एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ नहीं हो रहा है। यस, मेनली तो अगर वैल्यू तो तब रियलाइज होगी जब बिजनेस को सेल करोगे। अगर किसी पार्टनर को एडमिशन कर दे रहे हो तो उससे उतना पैसा मंगा लो ना गुडविल का, और अब मिल मार्ट के खा लो, ठीक है। उसमें क्या दिक्कत है कि उसको दिखाएंगे तभी खा पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड चेंज इन पीएसआर के केस में हम सिर्फ गुडविल को एडजस्ट करने वाले हैं गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, बाकी इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमको मना। टाइप्स ऑफ गुडविल कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है, कुछ एग्जाम्स में नहीं भी पूछा जाता। सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि गुडविल को 3 कैटेगरी में डिफाइन भी किया गया है, ठीक है। टाइप्स ऑफ गुडविल, एक कैट नेचर गुडविल होती है जो बेटा प्लेस से रिलेटेड होती है, ये आपको कभी सीयूटी में पूछा जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नॉर्मली नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो सीयूटी में पूछा जा सकता है, सीबीएसई में नहीं पूछा जाता, स्टेट बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। तो कार्ड नेचर गुडविल क्या होती है? अगर आप बोलोगे मेरे सामने सर 3 टाइप की गुडविल है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसे कि आपसे मैं कहूं कि आपके पास 3 नेचर है गुडविल के, कैट, डॉग और रेड। आप अगर आपसे थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए थोड़ा दिमाग लगा के कि सबसे ज्यादा वैल्यू किस चीज की होगी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन तीनों के बीच में क्या कोरिलेशन है। कुछ ऐसा समझते हैं कि अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो लोकेशन की वजह से फेमस है, यानी प्लेस की वजह से फेमस है, उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि हम बिजनेस को खरीद रहे हैं, पर्सन को नहीं खरीद रहे हैं। जैसे डॉग नेचर की गुडविल की वैल्यू बहुत बहुत कम होती है, क्योंकि ये पर्सन से जुड़ा होता है। आपने देखा होगा अगर एक मालिक अपना घर छोड़ के जाता है तो कुत्ता भी उसके साथ चला जाता है, आजकल तो जो है ना कार में घूमते हुए पाए जाते हैं ना। तो भाई सीधी सी बात है, मालिक का पीछे नहीं छोड़ता ये। अगर मालिक का पीछा नहीं छोड़ता तो मालिक जैसे जैसे अगर एक डॉक्टर है, एग्जाम्पल के तौर पे एक डॉक्टर है और वो एक जगह पर अपना क्लिनिक चलाते हैं, ठीक है, बहुत फेमस प्लेस है, ठीक है। जैसे हम इसका नाम रख देते हैं मॉल रोड,
ठीक है, मॉल रोड में उनकी दुकान है भाई, लोग पहले खाते हैं फिर वॉमिटिंग करते हैं, इलाज कराने इनके पास जाते हैं। ठीक है, अब मॉल रोड पे इनकी दुकान है, मॉल रोड पे इनका क्लिनिक है। अब ये खुद लोगों का इलाज कर करके खुद बीमार पड़ गए और इन्होंने कहा भाई मैं अपना क्लिनिक बंद कर रहा हूँ और अब मैं प्रैक्टिस ही बंद कर रहा हूँ। तुमने नया नया डॉक्टरी किया हुआ है, तुमने सोचा कि इनकी दुकान में मैं बैठ जाता हूँ, मेरे को इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन एक्चुअली ये पर्सन की वजह से दुकान फेमस थी। सपोज इनका कोई बढ़िया डॉक्टर चड्डा नाम था, अब चड्डा साहब चले गए, ठीक है, और अब किसी दूसरे ने अपना अड्डा जमा लिया वहाँ पे, तो चड्डा साहब जब नहीं मिलेंगे तो जो पेशेंट होगा वो वैसे ही भाग जाएगा, वो बोलेगा यार चड्डा साहब तो है नहीं, पता नहीं कोई और बैठा है। ठीक है, तो नॉर्मली जो डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं, इनकी खुद की पर्सनल ब्रांड वैल्यू होती है। ठीक है, तो पर्सनल ब्रांड वैल्यू के केस में, इन दैट केस, इसकी जो गुडविल होगी वो बहुत कम होगी, क्योंकि ये प्लेस की वजह से नहीं चल रहा था, पर्सन की वजह से चल रहा था। फिर एक होता है रेड गुडविल। ठीक है, आपने चूहे को कभी एक जगह नहीं देखा होगा, चूहा नॉर्मली जहाँ बिल्ली आ जाती है वहां से चूहा भाग जाता है। ठीक है ऐसा भी कहते हैं। दूसरी चीज, चूहा एक जगह पर कम ही ठहरता, कुछ टाइम के लिए ठहरता है, यानी कि आपने कहीं ऐसी दुकानें देखी होंगी जो टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए आती हैं। ठीक है, लाइक आपने हरियाणा हैंडलूम वगैरह देखा होगा, या आपने कुछ मेले की दुकानें देखी होंगी, जो मेला लगता है 1 महीने 2 महीने का, तो उसमें जो दुकानें हैं उस टाइप की जो गुडविल होती है उसको रेड नेचर गुडविल बोलते हैं, जिसका टेम्परेरी वैल्यू होता है। मेले में किसी दुकान का, एक हाट बाजार में जो दुकानें होती हैं उनका टेम्परेरी वैल्यू होता है, फिर इसके बाद वो कहीं और चली जाती है और उनकी ब्रांड वैल्यू भी साथ में शिफ्ट हो जाती है। तो इसीलिए आपसे कहा जाए कि हाईएस्ट वैल्यू किस नेचर गुडविल की होती है, तो आपका आंसर होगा कैट नेचर गुडविल, क्योंकि बिल्ली अपना जगह कभी नहीं छोड़ती, मालिक दसों चेंज हो जाते हैं लेकिन बिल्ली जहाँ पे रहती है वहीं रहेगी, उसके बच्चे भी वहीं रहेंगे और आगे वो कंटिन्यू करती है, जनरेशन टू जनरेशन वहीं रहती है। क्या प्यारी प्यारी आंखें हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, ब्लू आइज ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो यहाँ पर आपके सामने सभी मेथड्स एक साथ मैंने रख दिए। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड है, बट अगर सबसे लॉजिकल मेथड की बात करूं तो सुपर प्रॉफिट मेथड है। ठीक है, सबसे ज्यादा आगे आने वाले चैप्टर्स में एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज होगा, लेकिन सुपर प्रॉफिट मेथड सो साइंटिफिक और सो लॉजिकल। ठीक है, इसके अलावा कैपिटलाइजेशन मेथड भी है। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर दो मेथड होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसके अलावा एवरेज प्रॉफिट जो होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल एवरेज प्रॉफिट होता है और वेटेड एवरेज प्रॉफिट होता है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कब यूज करते हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से सुनना गाइस। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कहता है कि जब प्रॉफिट ट्रेंड में हो, किसी किसको फॉलो कर रहा हो, ट्रेंड को फॉलो कर रहा हो, यानी कि या तो अप ट्रेंड में हो या फिर वो डाउन ट्रेंड में हो, तभी आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करना है। सर ये होता गया है, वो तो हम समय के साथ बात करेंगे। ठीक है, मतलब जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम आगे चल के कॉन्सेप्ट वाइज बात करेंगे। तो वेटेड और सिंपल में क्या फर्क होता है, जब प्रॉफिट किसी ट्रेंड में हो, अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो, यानी प्रॉफिट बढ़ता चला जा रहा है या प्रॉफिट घटता चला जा रहा है, आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करोगे। लेकिन अगर प्रॉफिट जिग जैक है, कम ज्यादा हो रहा है, तो आप सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करोगे, सबसे ज्यादा यूजफुल यही होता है। इसके अलावा आपके पास सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, ठीक है, और कैपिटलाइजेशन मेथड होता है। तो ये आगे चल के हम इनके वन बाय वन फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं अगर आपको एक काम करता हूँ, मैं इनके फॉर्मूलाज बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा एक दो बार रिवाइज हो जाएगा आपको, है ना, अच्छी बात रहेगी ना अगर दो बार रिवाइज हो जा रहा है तो। ठीक है, चलिए, गुडविल का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा, गुडविल का फॉर्मूला नॉर्मली यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये फॉर्मूला यहां पर होता है। यहां पे गुडविल क्या होती है, यहां पर आपके पास एवरेज वेटेड प्रॉफिट निकालते हैं इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, यहां पर गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गाइस। ठीक है, इसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बड़ा आसान है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसमें। सबसे धांसू और सबसे खतरनाक फॉर्मूला इसका हुआ करता है, इसमें आपको क्या निकालनी पड़ती है, कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी पड़ती है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, कैसे निकलती है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सबसे पहले आपके पास एवरेज प्रॉफिट होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से आप करोगे तो जो वैल्यू आएगी, इसमें से आप क्या करते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर देते हो। क्या माइनस कर देते हो, कैपिटल
एम्प्लॉयड माइनस कर देते हो तो क्या आ जाती है, गुडविल आ जाती है। ये फॉर्मूलाज होते हैं गुडविल के। आगे चल के हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक मेथड को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है वगैरह वगैरह, ये हम सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट मैंने यहाँ पर गुडविल के आपको फॉर्मूले बता दिया है, ठीक है, ये गुडविल के फॉर्मूले बताए, समझ लेना आप। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अब हम एवरेज प्रॉफिट मेथड के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इसके बाद हम कुछ एवरेज प्रॉफिट मेथड में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी वो भी हम सब डिस्कस करेंगे। सभी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड जैसा कि आपको पता है, एवरेज का मतलब क्या होता है गाइस? एवरेज का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो ये तो बहुत ही बुरी बात है गाइस, ठीक है। एवरेज का मतलब क्या होता है बेटा? एवरेज यानी किसी चीज की वो सेंट्रल टेंडेंसी भी इसको बोलते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, किसी की कम एज है, किसी की ज्यादा एज है, और आप जब एवरेज एज निकालते हो तो क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है वो पॉइंट जहां के जिसके आसपास सारी वैल्यूज हैं। एवरेज यानी इसलिए इसको सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। देखो ऐसा नहीं है, सबसे ज्यादा मक्खी टाइप के लोग यानी कि यहाँ पर बहुत सारे छोटे 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 डॉट होंगे, ऐसा नहीं होगा कि इधर नहीं होंगे, इधर एक इधर एक इधर एक, मतलब इक्का दुक्का लोग होंगे, इधर भी होंगे। एक सोचो 5 साल का बच्चा है, एक 5 इयर्स का बच्चा है और एक 50 साल का बच्चा है, ठीक है, और बाकी सारे जो है ना 17 18 साल के तुम लोग हो, तुम सारे बच्चे हो, 16 17 18 3 साल की एज के बच्चे हो। अब तुम मुझे बताओ कि एवरेज एज क्या आने वाली है? एवरेज एज लगभग लगभग 17 के आसपास आने वाली है, 17.5 भी आ सकती है, क्योंकि तुम लोगों का एक कंप्लीट बैच है, ठीक है, उसमें एक बंदा 50 साल का है और एक बंदा 5 साल का है, ठीक है। 50 साल के एक सर है और 5 साल का उनका बच्चा भी आपके साथ पिकनिक पर गया है आपके साथ स्कूल में, ठीक है। तो उनकी एवरेज एज निकालनी होगी तो क्या होगी? लगभग लगभग तुम्हारी जो एज है उसके 0.5 ऊपर नीचे होगी, क्योंकि सर अकेले हैं, तुम 50 हो और बच्चा भी अकेला है, तो वो छोटे बच्चे की एज और बड़े बच्चे की एज क्या हो जाएगी, मतलब कहीं ना कहीं एवरेज हो जाएगी तुम लोगों की एज की वजह से। तो एवरेज प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट यही होता है कि जो हम प्रॉफिट निकालते हैं, एवरेज का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है कि टोटल प्रॉफिट ऑफ द प्रॉफिट अर्नड बाय द फर्म ड्यूरिंग द प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, हमारे पिछले अकाउंटिंग पीरियड में जो प्रॉफिट अर्न किया ऑन एन एवरेज बेसिस इज कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट, and goodwill is calculated on the basis of average profit due to the future expectation of earning capacity of the firm। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, याद रखना एडजस्टेड। एडजस्टेड का मतलब हो गया लॉस को माइनस करना है। क्या करना है बेटा? लॉस को सीधा माइनस लिख देता हूं, माइनस करना है, ठीक है, लॉस को माइनस करना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं और 6 साल का अगर लॉस है तो 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ो, 6 साल के लॉस को माइनस करो, डिवाइडेड बाय 6, तो इससे एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। और गुडविल क्या होगी? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। व्हाट इज नंबर ऑफ ईयर परचेज? ये हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले स्टेप टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब हमें अगर एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो कई बार हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट गिवन नहीं होता है। ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, या इसी को कहते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये होता क्या है भाई? देखो अगर बिजनेस, कई बार ऐसा होता है कि ना हमारे बिजनेस में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है जिसकी वजह से हमारे बिजनेस को उस साल लॉस हो जाता है। लेकिन देखो मिस हैपनिंग कोई चाहता है क्या? कोई भी बंदा किसी बिजनेस में मिस हैपनिंग चाहता है क्या? नहीं चाहता ना। कोई भी बंदा होगा एक्स वाई जेड, कोई भी होगा, वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरे बिजनेस में कोई मिस हैपनिंग हो। लेकिन अगर उसकी वजह से हमारा उस साल का प्रॉफिट कम हो गया है तो उस इफेक्ट को नलीफाई करने की प्रोसेस को हम कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अगर वो एबनॉर्मल आइटम्स को हटा दिया जाए जो हमारे, देखो एक नॉर्मल चीज़ें क्या होती है जो हम पहले से प्रिडिक्ट करके बैठते हैं कि ऐसा होगा ही। जैसे एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना है, ठीक है, बिजनेस का रेंट देना है या प्रीमाइसेस का, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, वाटर बिल चार्जेस पे करने हैं वगैरह वगैरह, टेलीफोन चार्जेस पे करने, ये सब हमारे दिमाग में पहले से रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ हमारे दिमाग में नहीं रहती जो हमने सोची ही नहीं थी, लाइक लॉस बाय फायर, लॉस बाय अर्थक्वेक, लॉस बाय थेफ्ट। ये चीज़ें होती हैं एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल आइटम्स के इफेक्ट को हटाने की प्रोसेस को ही हम कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। अगर कोई भी एबनॉर्मल आइटम है जो हमने पहले से नहीं सोचा था लेकिन हो गया, उसको हटा देंगे, नॉर्मल प्रॉफिट को लेकर आएंगे नॉर्मल लेवल पर। अगर वो मिस हैपनिंग्स, वो एबनॉर्मल इवेंट्स नहीं होते तो हमारा प्रॉफिट क्या होता है, उसको बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो सबसे पहले तो जो प्रॉफिट आपको दिया गया होगा, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, वो हम यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे सबसे पहले, और उसमें वो सारी चीजें प्लस कर देंगे जो माइनस हो चुकी हैं एबनॉर्मल रीजंस की वजह से। जैसे एबनॉर्मल लॉसेस, दैट इज लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट एक्सेट्रा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, सिंस इट इज नॉट अ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी। हम क्या एसेट्स को रोज रोज बेचते हैं? नहीं, तो हम इसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, ठीक है। दूसरा ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अब ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को, कॉन्सेप्ट को समझना, आपने पिछले साल ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था,
ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में आपने ओपनिंग स्टॉक को यहां लिखा था, और ये वाली साइड तो डेबिट वाली साइड क्या होती है, एक्सपेंसेस वाली साइड होती है। अगर खर्चा बढ़ाओगे तो प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। तो इसीलिए ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक क्या हो जाना है, प्लस हो जाएगा। और साथ ही साथ याद रखना इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक से कब असर पड़ेगा, प्रॉफिट कम कब होगा, जब हमने इसका क्या किया होगा, अंडर वैल्यूएशन। अगर क्लोजिंग स्टॉक को कम दिखाओगे तब भी ग्रॉस प्रॉफिट पे असर पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कब कम आएगा, कब कम आएगा, जब इसका ओवर वैल्यूएशन होगा। फिर कब कम आएगा, जब इसका अंडर वैल्यूएशन होगा। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक की वजह से ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा, और ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा तो नेट प्रॉफिट भी कम हुआ होगा। इसीलिए ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और इसका अपोजिट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहां पर आप देख लीजिए, जस्ट थर्ड का सेकंड, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक की वजह से प्रॉफिट बढ़ जाता है, तो वो हम माइनस कर देंगे। इसके अलावा चौथा आइटम क्या है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस सच एज एक्सपेंसेस आर नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। ऐसे खर्चे जो नॉन रिकरिंग नेचर के थे, जो फ्यूचर में उम्मीद नहीं की जा सकती कि दोबारा होंगे, और वो आपने प्रॉफिट से माइनस कर लिए थे, तो अब आप उनको क्या कर दो, प्लस कर दो। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, जैसे एक प्लांट खरीदा था, पूरा का पूरा कैपिटल नेचर का दिखा दिया आपने, नॉन रिकरिंग नेचर का खर्चा है, बार बार थोड़ी उसका डेप्रिसिएशन रिकरिंग नेचर का होता है, एसेट्स पूरी की पूरी थोड़ी ना होती है, तो प्लांट बार बार थोड़ी खरीदेंगे, ऑलरेडी प्लांट है। तो इस टाइप के खर्चों को हम दोबारा जोड़ देंगे, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एनी रिकरिंग एक्सपेंसेस विच इज नॉट रिकॉर्डेड अर्लियर। अगर कोई ऐसा खर्चा है जो बार बार होता था लेकिन नहीं लिखा था, और तो अब उसको आप लिख लेंगे, ठीक है। तो वो नॉन रिकरिंग इनकम्स जो भी है, रिकरिंग एक्सपेंसेस अगर कोई छूट जाएगा तो वो हम नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्जेस एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी वही हो गया। आपने प्लांट को ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिखा दिया था, ठीक है, आपने मशीनरी खरीदी उसको एज अ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिखा दिया, आपने कार खरीदी उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिखा दिया, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा, अब आप प्रॉफिट को बढ़ा लेंगे, ठीक है। जैसे परचेज ऑफ मशीनरी रॉन्गली डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट, ये सारी चीजों को 1 से लेकर 5 तक सारे आइटम्स को प्लस करना है, जो प्रॉफिट एज पर P&L है उसमें, ठीक है। अब माइनस क्या क्या करना है, सबसे पहले तो एबनॉर्मल गेन्स, जैसे गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, उन सबको हम माइनस करेंगे। दूसरा, ये तो मैं बता ही चुका हूं, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, इसको हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। नॉन रिकरिंग इनकम सच एज इनकम आर नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, ठीक है। नॉन रिकरिंग इनकम, ऐसी कोई इनकम को आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया जो बार बार होती ही नहीं है, तो ऐसी इनकम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होती, उसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ के आ रहा है, तो अब कम क्या करेंगे, कम करेंगे। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट सच एज इट इज नॉट ट्रीटेड एज नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होते हैं जो हमने बिजनेस, जिसके लिए बिजनेस करना जरूरी नहीं है, ऐसे इन्वेस्टमेंट जिनकी वजह से, या यूं कह सकते हो ऐसे इन्वेस्टमेंट जो अगर नहीं भी होंगे तो बिजनेस स्मूथली चलेगा। एक बिजनेस, एक कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जो करने जरूरी है बिजनेस करने के लिए, या हमारा रात दिन का काम ही है, ठीक है, तो वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट कंसिडर किए जाते हैं। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जिनका कोई कनेक्शन ही नहीं है, जो जैसे सपोज करो मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, 50 लाख रुपए उसमें लगाया, उसमें से 50 लाख रुपए में से 10 लाख रुपए निकाल के टाटा में लगा दिए, और मेरा बिजनेस काय का है, ट्यूशन का, कोचिंग्स का, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ाने के लिए टाटा में पैसा लगाना जरूरी है क्या? सोच के देखो। ऐसे इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट करना जरूरी नहीं है हमारा करंट बिजनेस रन करने के लिए, उसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में रखेंगे। इसीलिए नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की कोई भी इनकम है उसको हटा दो, ठीक है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है हमारा काम ही वो है भाई, वो करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक बिजनेस के लिए करंट अकाउंट बैंक में खुलवाना जरूरी पड़ता होता है, और करंट अकाउंट में नॉर्मली कई बार वो कुछ सिक्योरिटी मांग लेते हैं या कुछ पैसा मांग लेते हैं कि आपको 1 लाख रुपए से अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अब 1 लाख रुपए आपको ब्याज मिलता रहेगा, वो एज एफडी हमारे पास सिक्योर्ड रहेगा। तो वो जो इन्वेस्टमेंट है ना, उस पर जो पैसा मिल रहा है वो हमारा ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहला सकता है, ठीक है। या फिर हमारा रात दिन का काम ही है कि हम ट्रेडिंग ही करते हैं, खरीदना बेचना ही करते हैं, तो फिर वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगा। तो इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हटा देंगे। दूसरा, पार्टनर्स रिम्यूनरेशन इफ इज नॉट डिडक्टेड एज इट इज द वैल्यू ऑफ देयर सर्विस टू बी एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेट्रा। अब तुम सोच के देखो, एक बिजनेस तुम जिसे खरीद रहे हो, पहले उसे 5 पार्टनर मिलके चलाते थे, ABCDE, और अब उस बिजनेस को लाला और बाला खरीद रहे हैं, ठीक है। अब भाई 5 पार्टनर की जगह लाला और बाला अकेले उस बिजनेस को खरीद रहे हैं, तो इनको पहले 5 पार्टनर मिलके काम करते थे। तो सोच के देखो, पार्टनर काम करते थे तो एम्प्लॉय रखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब लाला बाला सिर्फ 2 लोग होंगे, तो 3 लोगों की जरूरत तो और पड़ेगी, वो 3 एम्प्लॉयज रखेंगे अब उनकी जगह।
तो ये मान के चलेंगे वो कि पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन भी, तो अगर ये पार्टनरशिप बिजनेस नहीं होता तो पार्टनर्स की सैलरी एज अ एम्प्लॉय की सैलरी माइनस नहीं होती होती। तो कई बार पार्टनर्स की सैलरी को भी माइनस कर लिया जाता है। हो सकता है मैं अकेला बिजनेस खरीद रहा हूँ, उस बिजनेस को जिसको पहले 5 लोग मिलके चलाते थे, अब मैं उस बिजनेस को खरीद रहा हूँ, अभी भी 5 लोगों की जरूरत होगी बट मैं अकेला रहूंगा। तो इन दैट केस मैं क्या करूंगा, उन पार्टनर्स की सैलरी को भी यहाँ पे एज अ चार्ज कंसिडर करूंगा, क्योंकि वो तो चलाते थे एज अ पार्टनर बट मैं चलाऊंगा एज अ सोल प्रोप्राइटर, और यहाँ पर मुझे और फर्दर एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी जिनको मुझे सैलरी देनी पड़ेगी। और ऐसा कोई खर्चा जो तुम नहीं कराते थे बट जरूरी था, जैसे कई बार ऐसा होता है ना, आप मैक्सिमम लोग, ठीक है, जो भी सुन रहे हैं इस वीडियो को, आप लोगों के पास घर पे व्हीकल होगी, कई लोगों के पास ऐसा होगा, मोटरसाइकिल होगी या फिर कार होगी, अ, इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है, बस भी हो सकती है आपके पास, ठीक है, लेकिन दो चीज़ें कॉमन बनते हैं, ठीक है, बाइक मोपेड या जो भी है आपके पास कार है, उसका इंश्योरेंस कंपलसरी होता है, लेकिन कई लोग नहीं कराते हैं और बढ़िया ये कह के भी चलाते रहते हैं कि हम तो बहुत सेफ्टी चलाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। खैर मैं अलग बात है, मैं आपको बता देता हूँ, इनका इंश्योरेंस कराना चाहिए। बहुत बड़ी इंजरी हो सकती है आपको, फाइनेंशियल इंजरी, उससे बचने के लिए आपको कराना चाहिए, लेकिन कई लोग नहीं कराते हैं। अब अगर सपोज करो एक बिजनेस का इंश्योरेंस कराना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने नहीं कराया, तो जब मैं उस बिजनेस को खरीदूंगा तो मैं क्या बोलूँगा, भाई मैं तो कराऊँगा, आपने नहीं कराया मैं तो कराऊँगा। तो ये फ्यूचर एक्सपेंसेस को आप माइनस करोगे, इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह, ये सब करने के बाद एडजस्टेड प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आपका आ जाएगा। यही नॉर्मल प्रॉफिट कंसीडर किया जाएगा एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो इस प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए आपको एक लॉजिकल आंसर देता हूं, सारे एबनॉर्मल आइटम्स को हटाना है, ठीक है। अगर एबनॉर्मल गेन्स है तो हटाना है, एबनॉर्मल लॉसेस है तो प्लस करना है, ताकि हम उस नॉर्मल लेवल पर हम बिजनेस को लेकर आ सके, जहां पर हम चाहते हैं कि बिजनेस अगर नॉर्मली रन होता तो क्या प्रॉफिट होता। इसलिए इसका नाम है नॉर्मल प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। जो अगर बिजनेस नॉर्मली चलता रहेगा तो हम अर्न कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने स्टेप 1 में नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया। दूसरे स्टेप्स में हम फाइनल फाइंड एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तीसरे स्टेप में डिटरमाइन द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया था, आप यहां पर हो, ये बिजनेस बिक रहा है, वो यहां है और आप यहां से शुरू कर रहे हो, तो आप यहां से यहां तक कब तक आ जाओगे, वो नॉर्मली वो ड्यूरेशन होता है, वो ड्यूरेशन होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेज मींस द ईयर्स विच for which the firm is likely to be earned that much profit because of the efforts made in the past. It is estimated for valuation of goodwill. ये estimated होते हैं, क्वेश्चन में गिवन होते हैं, आपको कैलकुलेट नहीं करना है, ये कंपाउंडिंग करके जैसे भी होता है वो क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है। मतलब ऐसा थोड़ी है कि अगर कोई बिजनेस यहाँ पर है तो वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा, हो सकता है वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तुम तेजी से आगे बढ़ोगे, तो यहाँ तक कब बराबरी कर लोगे, उस बराबरी के ड्यूरेशन को बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से तुमने भागना शुरू किया, ठीक है, और यहाँ से तुमने भागना शुरू किया, ठीक है, तो साथ ही भागोगे सपोज करो, लेकिन एक बंदा ऑलरेडी यहां पर भाग रहा है, इसको तुम इसका पीछा कर रहे हो तेजी से, इसके बराबर में कब तक पहुंचाओगे, वो ड्यूरेशन है नॉर्मली नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या हो गया, नंबर ऑफ ईयर परचेज वो टाइम ड्यूरेशन है जिसमें हमको वो बेनिफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट का बेनिफिट मिलता रहेगा, और उस बेनिफिट के टाइम ड्यूरेशन को ही नंबर ऑफ ईयर परचेज बोलते हैं। हम जैसे ही हम उसके लेवल में पहुंच जाएंगे, अगर मैं एक नया बिजनेस अपना खुद का भी स्टार्ट करता हूं और इस लेवल पर कब तक पहुंच जाऊंगा, उसी को नंबर ऑफ ईयर परचेज बोलेंगे। गुडविल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन आपकी आ जाएगी गुडविल। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन होंगे, फटाफट 10 मिनट में सारे क्वेश्चन को खत्म करेंगे हम लोग। तो जल्दी से यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन कैलकुलेट करना, क्वेश्चन में सॉरी क्वेश्चन में आपके पास 2021, 22, 23, 24 और 25 कितने साल का प्रॉफिट दे रखा है, 5 साल का दे रखा है, ओ सॉरी 24 साल का, 4 साल का ही प्रॉफिट दे रखा है। गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, क्या बोला है, गुडविल इज वैल्यूड एट द 3 ईयर परचेज, क्या बोला, 3 ईयर परचेज ऑफ 4 ईयर्स एवरेज, ठीक है। तो 4 साल का एवरेज निकालते हैं भाई, 12,000, 12, 18, 16, 14, 12, 18, 16 और 14, तो ये हो गया 30 और 30 कितना हो जाएगा बेटा, 60,000। 60,000 को अब हमको यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 60,000 डिवाइडेड बाय 4, तो गुडविल, ये तो आया एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल कैसे निकलेगी गाइस, गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो कि ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, कितने गिवन है, 3, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट आया 15,000 इंटू 3, तो गुडविल कितनी आ जाएगी गाइस, 45,000। बड़ा आसान है, ठीक है, बड़ा आसान है सर, ओके।
अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये रहा 2020 से लेके, आप यहाँ पर आपसे पूछा है प्रॉफिट फॉर द 5 इयर्स, तो 2020 से लेके 21, 22, 23, 24 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं 4 लाख, ठीक है, 398, ठीक है, 4,50,000 एंड 23 का 445 और 5 लाख। पहले इसका टोटल करो कितना हो जाता है, ठीक है, 500, 400, 945, 945 प्लस 450 प्लस 398 प्लस 400, तो ये हो गया 2193, 21,93,000। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द वैल्यू ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ 5 ईयर। यानी गुडविल का जो बोला है वो बोला है कि भैया एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए, एवरेज प्रॉफिट में ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज इनटू 4 कर दीजिए, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना 4, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकाल देता हूं। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, फॉर्मूला लिख दूं, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स, सॉरी नंबर ऑफ ईयर्स ओनली, परचेज कहां लिख रहा हूं मैं, ओहो सॉरी, नंबर ऑफ ईयर्स। अभी तो एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा 2193 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4,38,600, ठीक, 4,38,600 का हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। 4,38,600 इनटू कर देंगे 4 मल्टीप्लाई विथ 4, तो गुडविल आ जाएगी 17,54,400, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज, कितने ईयर्स है बेटा 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स। तो पहले 5 साल का टोटल किया, ये टोटल प्रॉफिट निकल गया, फिर हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला, मल्टीप्लाई विथ 4, इजिली गुडविल बाहर आ गई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। आपको इनको अंडरलाइन करना है, 3 ईयर परचेज है ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स। अगेन 2025 से लेकर 2021 तक का डेटा दे रखा है, तो जैसा दे रखा है वैसा ही करते हैं सॉल्यूशन में। 2025, 2024, 23, 22 और 21 कितना है गाइस, 8 लाख, 15 लाख, ठीक है, 18 लाख, और ये लॉस है, लॉस को हम माइनस करेंगे, याद रखना 4 लाख और कितना है 13 लाख, ठीक है। तो कितना हो गया 9, 27 लाख प्लस 15 प्लस 8, ये हो गया 50 लाख। कितना हो गया 50 लाख। एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा 50 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो कितना हो जाएगा बेटा 10 लाख। याद रखना लॉस को माइनस करना है, सॉरी यहाँ पर छोटी सी गलती हो गई है, ठीक है, छोटी सी गलती क्या हो गई बता देता हूँ। ये 13 लाख तो पॉजिटिव आइटम था, ठीक है, ये गलती हो गई थी, ठीक है। तो 10 लाख का एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल कितनी होगी, ये लॉस हमने माइनस किया है, आप देख सकते हो ब्रैकेट में जो वैल्यू दे रखी है उसको मैंने क्या किया है माइनस किया है। तो गुडविल क्या हो जाएगी, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई विथ कितना बोला था 3 ईयर परचेज, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, कितने हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगर एवरेज प्रॉफिट 10 लाख का है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, तो गुडविल कितनी होगी 30 लाख, ठीक है। ये आपका आंसर होगा गाइस, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। लॉजिकल रीजनिंग क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर परचेज। देखो यहां पर गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा, गुडविल का फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई विथ 1.5 को इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब है 1.5 ईयर्स, ठीक है। परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। अब लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट नहीं दे रखा यार, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है, हमको यहाँ पर निकालना पड़ेगा प्रॉफिट, ठीक है, जो कि दे नहीं रखा है। तो क्या बोला है, द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर 1 लाख, यहाँ पे दे दिया 1 लाख, ठीक है, ये तो 1 लाख है। प्रॉफिट फॉर द सेकंड ईयर वाज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर, तो बताइए कितना हो जाएगा 2 लाख हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, कैसे 1 लाख इंटू 2 ट्वाइस, ठीक है। एंड प्रॉफिट फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है, एंड फॉर द थर्ड ईयर प्रॉफिट वाज 1.5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द सेकंड ईयर, तो ये कितना हो जाएगा 2 लाख इंटू 1.5, ठीक है। तो बताइए कितना हो जाएगा ये 3 लाख। अब आपको यहाँ पे एक चीज और दिख रही होगी, जो मैंने आपको बोला था कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट में आपका प्रॉफिट असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, और यहाँ पे दिख रहा है आप यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज कर सकते हैं, फिलहाल में नहीं करना है, ठीक है, फिलहाल में नहीं करना है। टोटल कितना हो गया गाइस 6 लाख हो गया,
ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट निकाल दो भाई आप। एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा 6 लाख डिवाइडेड बाय 3, कितना हो जाएगा? आप टोटल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो कितना हो जाएगा? 2 लाख। ठीक है, अब गुडविल कितनी हो जाएगी? 2 लाख का 1.5 यानी कि 1.5 लिख सकता हूं, यानी कितनी होगी? 3। ठीक है, दैट्स योर आंसर। आसान है, बहुत आसान है। गुडविल नाम का चैप्टर बहुत आसान है। सीबीएसई के एग्जाम्स में लगभग ये 3 से 4 नंबर का हर साल देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर श्योर शॉट आपको देखने को मिल जाएगा गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारे सामने एक क्वेश्चन। Purav and Purvi are partners in a firm sharing a profit and loss in the ratio 2:1. They admit they decided to take the Purvi into the partnership firm on 1/4 share of April 1st 2024 नहीं है 2026 कर लेना, ठीक है। For this purpose goodwill is to be valued at the 4 times, यहां पर बोला 4 times, यानी नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने हैं? 4 है। द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4-5 ईयर। अब यहां पे देखना, एक तो प्रीवियस 4 और प्रीवियस 5 ईयर के प्रॉफिट के बराबर, विच एवर इज हायर, जो दोनों में से ज्यादा हो। तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहां से एक सॉरी उल्टा बोल दिया, एक यहां से यहां तक का प्रॉफिट पिछले 4 सालों का, और एक पिछले 5 सालों का, मतलब यहां से यहां तक का, पूरे 5 साल तक का। दोनों तरीके से हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे, जो जाना ज्यादा होगा उसके बेसिस पे कैलकुलेट कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। ठीक है, तो यहां पर 2021, 22, 23, 24 और 25, ठीक है, कितना है? 14,000, 15,500, 10,000, 16,000 और कितना है? 15,000। टोटल करो, इसका कितना आ रहा है? 15 और 16 31, 31 10 41, 41 प्लस 15,500 प्लस 14,000, 70,500 आ रहा है गाइस। डिवाइडेड बाय 5 करो, कितना आ रहा है? 14,100 आ रहा है। ठीक है, अब एक और चीज यहीं पे कैलकुलेट कर देते हैं। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। ठीक है, लास्ट 4 ईयर्स के बेसिस पे निकाल लेते हैं। तो 2022 से शुरू करेंगे, लास्ट 5 ईयर्स में 2022, 23, 24 और 25। ठीक है, तो 15,500, 10,000, 16,000 और 15,000, तो ये कितना हो जाएगा? 41,000 प्लस 15,500, 56,500। अब ध्यान रखना, 56,500 को डिवाइड भी 4 से करोगे, क्योंकि 4 साल का टोटल डिवाइडेड बाय 4 करिए तो 14,125 कितना आ रहा है? 14,125। तो बताइए गुडविल किस में ज्यादा आएगी? 14,125 में ज्यादा आएगी। जहां पर एवरेज प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है वहीं पे तो गुडविल ज्यादा आएगी। ठीक है, तो आप चाहो तो दोनों बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो यहां पर 14,100 इंटू 3 करोगे, अब 42,300 आ जाएगी, पहला केस। और केस नंबर 2 में क्या आएगा? गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। वैसे तो हमको सिलेक्ट डायरेक्ट ही कर लेना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर 14,125 इंटू, ठीक है, कितने सब में एवरेज 4 टाइम्स बोला है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड 4 टाइम्स ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 ईयर्स, 4 और 5 ईयर्स। ठीक है, 4 है गाइस। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, ये 4 है, बाकी तो कुछ नहीं हुआ है। तो 56,400 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 56,500, 56,000, 14 चौके 56 और 125 करोगे तो 500 हो जाएगा। तो हम कौन सा मेथड करेंगे? विच एवर इज हायर। तो वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी हो जाएगी फाइनली? वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल्स टू 56,500। ठीक है, जो ज्यादा है हम उसको सेलेक्ट करेंगे।
यही तो बोला था क्वेश्चन में कि जो दोनों में से ज्यादा होगी उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो ये रहा फाइनल आपका आंसर। क्लियर है? बड़ा आसान है, ठीक है, बड़ा आसान है, बड़ा मजेदार है। आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, ठीक है। इसमें एडजस्टमेंट है, कुछ पास एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो राम एंड मोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। दे एडमिटेड श्याम एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3-year परचेज। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? 3-year परचेज है ऑफ द लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years एंडेड 31 मार्च, यानी कि ये 2019-20 है, अगर किसी को समझने में डाउट हो तो 19-20 31 मार्च को एंड हो रहा है, तो 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, इस तरीके से आप आगे चल जाओगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग। द प्रॉफिट फॉर 2020-21, यानी कि ये वाला जो प्रॉफिट है, इसमें कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग ₹25,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स लॉस बाय फायर। गुड्स लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, यानी 2020-21 का जो प्रॉफिट है, उस साल हमारे बिजनेस में आग लग गई थी गाइस। अब आग लगने की वजह से अगर लॉस हुआ है तो वो नॉर्मल तो है नहीं। हम चाहेंगे क्या कभी बिजनेस में हमारे आग लगे? नहीं ना, ठीक है। आग लगे एक गाने में है ना, आग लगे तेरी जोगन को दिल मत देना जोगन को, ऐसा कोई गाना है ठीक है। चलिए अब देखिए जरा ध्यान से, हम यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ठीक है। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हमारे पास कितने साल हैं? 5 साल हैं, ठीक है। ये 2 कॉलम बन गए हैं, ये हमारे पास 3 कॉलम बन गए हैं, ठीक है, और एक कॉलम हम और बना देते हैं, ये हमारे पास 5 कॉलम बन गए हैं, ठीक है। डन। ये 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, ठीक है। यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, या नॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं इसको गाइस। क्योंकि मैं नॉर्मल प्रॉफिट इसलिए वर्ड यूज नहीं करता क्योंकि आप एक नॉर्मल प्रॉफिट दूसरा भी होता है जो नॉर्मली बिजनेस रन करता है, तो कई बार वो बच्चा वहां पे कंफ्यूज हो जाता है और उसका फॉर्मूला अलग होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसलिए फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट याद रखना, जो कि आपके लिए ज्यादा आसान होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉफिट्स हैं एज पर P&L क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। प्रॉफिट्स एज इट इज लिख दीजिए 125, थोड़ा एक बार देख लेते हैं। एक 87,500, एक 87,500, ठीक है। 62,500 और एक 25, 62,500 का लॉस है गाइस, और एक 25। अब समझना बात को, अब इसमें से जो एडजस्टमेंट करना है, प्लस माइनस करते हैं एडजस्टमेंट को। एडजस्टमेंट क्या है वो समझ लेते हैं। एडजस्टमेंट में क्या था? एबनॉर्मल लॉस है। क्या है? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस कौन से साल में हुआ है देखिए आप, ठीक है। आफ्टर चार्जिंग ₹25,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, ठीक है। इस साल 25,000 का एबनॉर्मल लॉस था, प्लस कर देंगे इसको, क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। कोई एबनॉर्मल गेन होता तो माइनस कर देते। अब क्या करना है आपको, बाकी तो कुछ है नहीं। ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जिनमें मल्टीपल एडजस्टमेंट रहेंगे, वो हम आगे देखेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास वैसे बहुत टाइम हो चुका है। तो ये आ गया आपका क्या भाई, ये आ गया आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। क्या आ गया? ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ठीक है। कितना? 1,25,000। ये आप इसमें प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 1,25,000 ये भी हो जाएगा, ठीक है। ये 187,500, ये 62,500 का लॉस ही रहेगा, और ये हो जाएगा 125, ठीक है। ये जिसकी हमको तलाश थी वो गई हमारी तलाश पूरी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे बताइए। पहले तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ क्योंकि ये मेरी बहुत ज़्यादा जगह खा रहा है भाई, ठीक है। अब हमने ये कर लिया, अब मैं यहाँ पे निकालूंगा एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट करने के लिए मैं यहीं पे एक टोटल का कॉलम कर लूँ, ठीक है। यहाँ पे टोटल इजीली लग जाएगा, ठीक है। चलिए टोटल कर लेते हैं। टोटल करते हैं, कितना हो रहा है?
125 125 250 और 125 एक है 375 375 टोटल प्लस 187 500 प्लस माइनस 62 500, तो ये आ रहा है 5 लाख। टोटल कितना आ रहा है गाइस? 5 लाख इनका टोटल आ रहा है। ठीक है, कैसे आ रहा है टोटल याद रखना, इस तरीके से टोटल किया है मैंने। ठीक है, टोटल कर दिया है सबको, 5 लाख आ रहा है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना होगा? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, कितना हो गया? 5 लाख को डिवाइड करो 5 से तो कितना आता है? 1 लाख आता है। अब गुडविल क्या बोला है बंदे ने? गुडविल क्या बोला था कि गुडविल क्या होगी भाई? फॉर दिस गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। ठीक है, कितने 3 ईयर्स है, तो यहां पर गुडविल निकाल देते हैं। गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 3, तो गुडविल हो जाएगी हमारी 1 लाख इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3 लाख। ठीक है, तो ये आपका रहा फाइनल आंसर। ठीक है, यहां तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें चैट में भी बता सकते हैं ड्यूरिंग दी क्लास। इसके अलावा आप हमारे ऐप प्रज्ञान कॉमर्स को डाउनलोड करके वहां पे भी आप हमसे चैट या मैसेज के थ्रू आप हमसे बात कर सकते हैं या आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। प्रज्ञान कॉमर्स हमारे प्ले स्टोर पर हमारा ऐप प्रज्ञान कॉमर्स प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। यू कैन डाउनलोड थ्रू दी QR कोड जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इस टाइम पे, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं प्रज्ञान कॉमर्स। फिलहाल में आज की क्लास में इतना ही। हम मिलेंगे अगली क्लास में, लाइव क्लास में, जो कि होगी फ्राइडे को। ठीक है, जिसमें हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के रिमेनिंग सभी क्वेश्चंस और सभी कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट करेंगे। कोशिश करूंगा कि मैं अगली क्लास में कंप्लीट हो जाए, अदरवाइज एक क्लास और लेनी पड़ सकती है। वैसे होप सो कि वो क्लास थोड़ी लंबी होगी, 1.5 घंटे की, बट उसमें हम रिमेनिंग लगभग 20 क्वेश्चन, क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो हम सभी क्वेश्चन को करने की पूरी कोशिश करेंगे एज पर TS ग्रेवाल। आप अगर किसी दूसरी बुक को फॉलो करते हैं लाइक DK गोयल, HC शर्मा, तुलसियान, तो आप उनके भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट के लिए आपको बुक की नहीं, टीचर की ज़रूरत होती है, जो कि मैं यहाँ पर हूँ। तो होप सो कि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, मज़ा आया हो। अगर मज़ा आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।